हेलो बच्चों। हेलो राशि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ सर। क्लास जो है वो बेटा ऐसे ही रखते हैं ताकि रिकॉर्डिंग भी इसी के अंदर सेव हो जाए, दोबारा अपलोड अपलोड करने का चक्कर ना हो। आवाज तो आ रही है क्या राशि, क्लियर? तो चलो बेटा, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, बातें करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, हम कैसे डिफाइन करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है। बेटा वंशिका, आप भी अपना हैंड राइज करके एक बार ऑडियो कनेक्ट कर लो। और बताओ बच्चों, कैसे हो तुम सब? बढ़िया हो क्या? पढ़ाई वढ़ाई का स्ट्रेस तो नहीं चल रहा जीवन में? क्यों भाई, ऐसा क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो ऐसा सब? ऐसा क्यों सोचना है कि पेपर ही ना दें? क्या ही फायदा होने वाला है उससे? इस बार का जो बीपीटी है वो कौन से सब्जेक्ट का है? सर जूलॉजी और फिजिक्स। जूलॉजी और फिजिक्स का है। अच्छा, तो फिर जो है वो क्यों नहीं देना चाहते आप? वंशिकान ज्वाइन कर लिया क्या? बॉटनी और फिजिक्स का है इस बार बीपीटी। तो चलो जी,
थोड़ा सा एक बार के लिए थोड़ी थोड़ी बातों को रिकॉल करते हैं। राशि अभी जो है वो करंट में जो चल रहा है उसको पढ़ा क्या अभी, मतलब 1D पढ़ा है क्या? क्या पता हम भगे जा रहे हो और ऐसे तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा पढ़ा है क्या? और जो है वो वेक्टर बेसिक मैथ्स वो पूरा हो गया? तनु अपना भी हो गया? Yes, sir. और वंशिका जो है वो आप हैंड राइज करना आगे क्या, दिख नहीं रहे मुझे अभी तक। बताओ बेटा क्या डाउट है आपको? जो भी डाउट है वो एक बार के लिए आप बता दीजिए, क्या क्या डाउट है। सर वो PDF कौन सा पीडीएफ? जिसमें एक्सरसाइज है। वर्कबुक वाली? नहीं, हाँ वो तो डिस्कस करना ही है, उसके आंसर्स नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 3 के उसमें मुझे डाउट है। वेक्टर वाले में? हाँ। वेक्टर पूरा कर लिया गया? राशि वेक्टर पूरा कर लिया गया? वेक्टर पूरा हो गया क्या राशि? वेक्टर पूरा कर लिया क्या बेटा? सर वो स्टार्टिंग का थोड़ा हुआ है, मतलब वो बचा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला बाकी है। और जो काइनेमेटिक्स के किए थे कल डिस्टेंस वाले, उसमें जो क्वेश्चन है ना, ईस्ट में जाएगा फिर नॉर्थ में जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, वो हो जाएगी क्लियर। अभी अपन आगे कुछ भी सोल्व करते हैं। वैसे डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम थोड़े क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो एक बार थोड़ा सा जो है वो जो भी हमने पढ़ा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। वंशिका आपने ज्वाइन कर लिया तो एक बार हैंड राइज करो बेटा, क्योंकि ये अजीब से पार्टिसिपेंट दिखा रहा है। बाकी जूम वाले के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी क्लियरिटी तो ठीक है। चलो जी, अब अपन अपना जो है वो थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो बेटा बात करने के लिए जो बटन दिया है वो इसलिए दिया है कि आपको कोई भी जब डाउट आता है तो आपको हैंड राइज करना है और फिर टीचर से बात करनी है। यहाँ जो हैंड राइज वाला ऑप्शन है वो मतलब आप कम्युनिकेट जो है वो तब करेंगे जब आपको कोई डाउट आएगा, तब जो है वो उसके अलावा जो भी बातें हैं वो भी जो भी कम्युनिकेशन है वो हम चैट से ही कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर जो बटन दिया है आपको वो बटन डाउट आने पर जो है वो हैंड राइज करने के लिए दिया है, इसलिए जो है वो एट ए टाइम जो है वो एक ही आदमी जो है वो डाउट या इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर मल्टीपल लोग बोलने लग जाएं तो आगे वाले को समझ ही नहीं आएगा। ऐसे मान लो जिस किसी में जो है वो 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं या 100 150 200 बच्चे 500 बच्चे भी पढ़ जाते हैं ऑनलाइन में,
तो 500 बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे एक साथ बोलने लग जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए वो ऐसा ऑप्शन रखा गया है कि एट ए टाइम एक ही आदमी जो है वो अनम्यूट कर सकता है, एट ए टाइम एक ही आदमी जो है वो हैंड राइज करके बात कर सकता है। तो चलो थोड़ा सा अभी आप जो है वो, आपको राशि क्लियर है आवाज, आप चैट में जो है वो टाइप करके बता दें, छोटी मोटी बातें जो है, कोई भी दिक्कत आती है तो अपना हैंड राइज करके जो है वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अभी आपको आवाज एकदम क्लियर है, तो और आप अपनी वीडियो क्वालिटी को भी बेटा कंट्रोल कर लें, नहीं तो क्या होगा कि इंटरनेट अगजोश हो जाएगा, सारा का सारा इंटरनेट आपका यूज हो जाएगा। मैं काफी देर से वेट कर रहा था कि वंशिका आ जाए, बाकी जो है वो अभी तक नहीं लग रहा उसका। तो एक बार के लिए जो है वो वीडियो क्वालिटी को भी थोड़ा सा चेंज करके जो है वो पढ़ेंगे, एक बार जो है वो दोबारा से पुरानी बातों को भी रिवाइज करते हैं। देख देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करा था, उससे पिछली क्लास में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को पढ़ा था, जाना था। अब देखो, मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर हमने क्वेश्चंस बहुत कम ही करे थे, कुछ छोटे छोटे एडिशनल क्वेश्चन जो है वो मैं लिखना चाहता हूँ। देखो हमने बेटा जब भी जो भी पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर हमने पढ़ा स्पीड क्या है, फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी क्या है, फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या है, और फिर हमने बोला कि एक्सेलरेशन जो है उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने बोला एक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हमारे पास है तो ऐसे केस में जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती हैं, क्या क्या बनती हैं, v बराबर u प्लस ए टी ऐसा बनता है, और क्या बनता है, s बराबर बनता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी बनता है, और क्या बनता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसा भी लिखा जाता है। कई जगह जो है वो एवरेज वेलोसिटी जब आपको लिखनी पड़ती है तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी डिवाइड बाई टू। एवरेज स्पीड जब लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी जब लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू मिलती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जब nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस लिखना हो तो उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। याद है क्या ऐसा ऐसा कुछ? ये कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले बने थे हमारे पास, कब? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फॉर्मूले जो है वो हम लोगों ने ड्राइव कर लिए थे, और इन फॉर्मूलों को हम बार बार यूज करते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों को बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। जैसे कि v इज इक्वल टू लिखा गया है u प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, and v square is equal to u square plus 2as, that is third equation of motion, and average velocity in case of uniform acceleration is simply written as initial velocity plus final velocity divided by 2, and nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस जब हम लिखने जाते हैं तो वो लिखी जाती है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। हम लोगों ने ये सीख लिया था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से जो रिजल्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या स्पीड होता है, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड कैसे लिखा जाता है, इंस्टेनियस स्पीड कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये सब बातें हम कर चुके थे। अब मैं कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, उसी से हम हमारी जो बातें हैं उनको शुरुआत करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन इन पर सोल्व कर लेंगे बेटा तो हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। जस्ट मैं आपसे बोलता हूं कि एक छोटा सा सवाल है कि हमारे पास लिखा गया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 6, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम है। किसी टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इस तरीके से डिस्क्राइब की गई। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
find the distance and displacement of the particle during its during t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। इस ड्यूरेशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम is given by this, then find the distance and displacement of the particle during first 4 second या during t equal to 0 to t equal to 4। इसमें आपको जो है वो फटाफट से जो है वो आंसर अपना बता देना है। फटाफट सोल्व करेंगे। आपके पास जो है वो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम है 2 मिनट का, तो फटाफट से जो है वो सोल्व कर दीजिए। हाँ बेटा वंशिका, आप लेट कैसे हो गए? थोड़ा सा टाइम पर आया करो बेटा ऐसे। मैं तो लेट नहीं हुआ, तुमने शायद इतनी सारी क्लास में ये चीज ऑब्जर्व करी नहीं। फटाफट से जो है वो आंसर बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। टाइम भी बहुत कम रह गया है, 1 मिनट हो गया है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर आएगा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ही बता दीजिए। बिल्कुल आपका आंसर आया है बेटा 0 और 8। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने बोला है 0 है और डिस्टेंस के लिए आपने बोला है 8 है। तो एक बार के लिए जो है वो बेटा देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन देकर जो है वो जब भी आपसे इस तरीके की इक्वेशन मेंशन करके और आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट बताना बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा लिखा जाता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम सीधा लिख सकते हैं। एक्स फाइनल कब होगा? जब टी इक्वल टू कितना हो? 4 हो। तो ये बनेगा बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6 माइनस एक्स इनिशियल क्या होगा? जब t इक्वल टू 0 हो। तो ये आएगा 0 माइनस 0 प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 माइनस 16 यानी ये तो बनेगा 0। हमारे पास फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। और अगर हम यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस होता है बेटा पाथ लेंथ। हमें पाथ लेंथ बनानी पड़ेगी, इसकी पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ बनाने के लिए मैंने बोला केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब एक यूनिडायरेक्शनल मोशन है, 1D मोशन है। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू देखी तो x की वैल्यू आई 6। t इक्वल टू 0 पुट करा, ये 0 बना, ये 0 बना, ये 6 बना, तो x की वैल्यू आ गई 6। फिर उसके बाद मैं पाथ ड्रॉ करने के लिए ये देखूंगा कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी है। अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें बेटा तो इसकी जो वेलोसिटी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी dx बाई dt से। हम इसको सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करेंगे, जब dx बाई dt लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2t-4। इनिशियली अगर इसकी वेलोसिटी देखेंगे आप t इक्वल टू 0 पर, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 बिकम -4, मतलब पहले ये पार्टिकल किधर की ओर जाएगा, पहले ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। और कब तक जाता जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। और 0 होने के बाद देखो बेटा, पहले इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और जैसे जैसे टाइम राइज होगा ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, नेगेटिव में इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम होने लगेगी, और एक इंस्टेंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो वहां टाइम कितना होगा, इक्वल टू 0 पुट करूंगा और सोल्व करूंगा, तो टाइम t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। मतलब आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो जब इस 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन देखूं तो t इक्वल टू 2 पुट करता हूं। जब यहाँ 2 पुट करता हूं तो बेटा ये बनेगा 4, 4 माइनस ये बनेगा 8 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 10-8 यानी 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 अपने पास ये वाली पोजीशन आ गई। अब देखो पहले ये 6 पर था, फिर 2 पर चला गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई। 0 जहां वेलोसिटी होती है वो टर्निंग पॉइंट होता है, पल्टीमार पॉइंट होता है, वहां से पार्टिकल वापस जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, और t इक्वल टू 4 पर वापस कहां पहुंच जाता है, 6 पर पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में 4 इधर गया और 4 इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज सिंपली 8 मीटर, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 मीटर। ये बात तो ठीक है, ये आंसर जो है वो बेटा आपके सही है, एकदम करेक्ट है। क्या आपने ऐसे ही सोल्व करा था क्या राशि? वंशिका अपना आंसर भी आ गया था क्या? तो बहुत इजीली हम इसे सोल्व कर सकते हैं, बस हमें बेटा ये चेक करना होता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है उसके लिए डिस्टेंस लिखनी हो तो हमें ये इंश्योर करना है कि क्या उसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, या उसकी वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट पर जो है वो पॉजिटिव है, और कहाँ उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और कहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हुई है। जहां पर 0 हुई है वहां डेफिनेटली उसने टर्न करा होगा। हाँ वंशिका, आपका आंसर आ गया था क्या? ये समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, बेटा देखो यहाँ एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन आपको दे रखी है t²। पहली बात तो आप लेट क्यों आए थे बेटा? लेट तो मेरी तबीयत खराब थी, फिर मैं सो गई थी, तो लेट उठी थी वापस। तो ऐसे बेटा जो है वो कोई लेट आता है तो आपके क्लास में आपके टीचर अलाउ कर देते हैं आपको? हाँ, अलाउ तो कर देते हैं। काश मैं आपका टीचर होता। देखो बेटा, एक बार के लिए इधर देखना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है तो बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है वंशिका? हम लोग बोलते हैं यहाँ पर x बराबर लिखा गया है t² - 4t + 6। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जब पार्टिकल की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो हम t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू 4 पर इसकी पोजीशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, यहाँ दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना था और एक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। अगर आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज सिंपली डिफाइंड एज द पाथ लेंथ। मतलब हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें पहले पाथ लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या हमें पहले पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हम t इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन देख लें। तो t की वैल्यू 0 पुट करी, पोजीशन मिल गई x इक्वल टू 6। बिल्कुल। फिर t इक्वल टू 4 पर इसकी पोजीशन देख लें। t इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये आएगा 16 - 16 + 6, यानी ये भी 6। मतलब इनिशियल पोजीशन भी x इक्वल टू 6 है और फाइनल पोजीशन भी x इक्वल टू 6 है। तो ऐसे केस में इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। ये तो बात समझ आई क्या वंशिका? ये बात तो समझ आ गई क्या? यस सर।
डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते थे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से पहले t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल पोजीशन मिलेगा, और t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फाइनल पोजीशन मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे ही लिखा जाता है। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है डिस्टेंस? क्या होता है बेटा डिस्टेंस? पाथ ट्रेवल, पाथ पाथ लेंथ होती है। लेंथ। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम इसके लिए पाथ बनाएंगे। अच्छा, इसका पाथ बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें इसकी इनिशियल पोजीशन चाहिए। हमने बोला ये पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू 6 पर है, कब, टी इक्वल टू 0 पर। टी इक्वल टू 0 पुट करके देखा तो एक्स इक्वल टू 6 आ गया था। ये पता चल गया क्या, ये पता चल गया। तो इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इसको कौन बताएगा कि किधर जाएगा, इसको बताने के लिए हमने इसकी वेलोसिटी लिखी। तो इसकी वेलोसिटी लिखने के लिए मैंने पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करा, तो वेलोसिटी आ गई बेटा 2t माइनस 4। अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूं एट t इक्वल टू 0, तो ये वेलोसिटी आई -4। मतलब पार्टिकल इनिशियली किधर गया होगा, इधर गया होगा। जब पार्टिकल इनिशियली जो है वो यहां पहुंचा, तो ऐसे केस में -4 इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाएगा तो कितनी देर बाद वो पार्टिकल जाकर रुक जाएगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो हम ये चेक करेंगे कि वेलोसिटी कब जीरो हुई होगी। यहाँ ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू 6 पर है, वो नेगेटिव में क्यों जाने लगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। ये बातें तो समझ आ रही हैं क्या आपको? यस सर। फिर इसके बाद जो है वो कब तक जाता रहेगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 होकर पॉजिटिव ना हो जाए। जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या करने लगेगा, इस तरफ वापस आने लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वापस पार्टिकल x इक्वल टू 6 पर ही आ गया है। तो t इक्वल टू 4 पर वापस यही आना है, तो मतलब एक पॉइंट आएगा जहां पर वो टर्न करेगा, और जहां टर्न करेगा वहां वेलोसिटी 0 होती है। जहां पर टर्न करता है बेटा, वहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगी, और नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगी तो डेफिनेटली 0 होगी। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करा, तो वेलोसिटी को इक्वल टू 0 पुट करा तो 2t माइनस 4 आया, और t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। मतलब डेफिनेटली 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। 2 सेकंड पर अगर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है तो उस पोजीशन को मैं देखूंगा कि वो पोजीशन क्या है। तो x की वैल्यू देखी तो कितनी, यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 का स्क्वायर आया, और यह आया 4 इंटू 2 प्लस का 6। जब इसे सोल्व करा तो यह आया 4 माइनस 8 प्लस का 6। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करा तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2। मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर x इक्वल टू 2 पर आ गया। x इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी 0 हुई है, मतलब डेफिनेटली इसने यहाँ से टर्न करा होगा, पलटी मारी होगी, और वापस ये यहाँ पहुंच गया होगा। तो 6 से पहले 2 आया, 4 मीटर चला, वापस 4 मीटर चला। तो ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस कितनी चला बेटा, 8 मीटर चला। कुछ बात समझ आई क्या आपको? यस सर। चलो, अब हम जो है वो बेटा एक और छोटा सा सवाल लिखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखना, और फटाफट इस बार जो है वो सभी लोग जल्दी से सोल्व करना बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस में, जल्दी जल्दी इनको सोल्व करेंगे। एक छोटा सा सवाल लिखता हूं, मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल है वो पहले हॉरिजॉन्टली जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, या हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता है। और हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो कितना मूव करा, वो इस डायरेक्शन में 8 मीटर मूव करा। और इधर मूव करने के बाद जो है वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करा। इस डायरेक्शन में कितना मूव करा, इस डायरेक्शन में वो 6 मीटर मूव करा। उसके बाद क्या करा, इसके बाद ये वर्टिकली अपवार्ड मूव करा, और वर्टिकली अपवार्ड कितना चला गया, 10 मीटर चला गया। तो आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट या फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। एक आपको डिस्टेंस बतानी है और एक डिस्प्लेसमेंट बताना है। कब, जब पार्टिकल पहले हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग 8 मीटर गया, फिर वाई एक्सिस के अलोंग 6 मीटर गया, फिर वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर चला गया, कितना, 10 मीटर। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। फटाफट फटाफट सोल्व कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस का आंसर तो बहुत सिंपल है, जल्दी से आ जाएगा।
फटाफट फटाफट से सोल्व कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करेंगे। डिस्टेंस कितना आएगा? बेटा तूने गलती कर दी, एक एक गलती कर दी लास्ट में, दोबारा कर। बिल्कुल डिस्टेंस जो है वो सही है, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ध्यान से करना है। बिल्कुल राशि, आपके तो सटीक आंसर आते हैं आजकल। बेटा आपने जो है वो डिस्प्लेसमेंट में गलती करी है वंशिका, दोबारा से चेक करो। 20 कैसे आ गया? डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। फटाफट फटाफट से बता दो जल्दी से। डिस्टेंस का आंसर आपका सही है। डिस्टेंस इज सिंपली पाथ लेंथ। पहले 8 चला है, फिर 6 चला है और फिर 10 चला है। मतलब 8 और 6 14 और 10 24। बिल्कुल सही है। तो ये 24 आ गया, एकदम करेक्ट आंसर है। पहले 8 मीटर गया, फिर 6 गया, तो 14, 14 प्लस 10 यानी 24। अब आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखें? जो इनिशियल पॉइंट है बेटा उसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसके फाइनल कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, और दोनों के बीच में जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा बेटा अंडर रूट 110 नहीं आएगा। टीवी आप जो है वो इतनी वर्स्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? देखो बेटा इधर मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, और यहां से चलना जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसे केस में जो है वो ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया। अब इधर गया 8 मीटर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 8 मीटर हो गया। फिर इधर गया 6 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट में अब कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कितना हो गया 8, और y कितना हो गया 6। z अभी भी कितना है इसका 0, क्योंकि ये तो अभी प्लेन में है। फिर ऊपर उठा, कितना उठा 10। तो इस पॉइंट पर जब पहुंचा तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,6,10। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा? ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। और ये जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटा 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 प्लस 100। सोल्व करा तो ये बना अंडर रूट 200। इसको सारी दुनिया कहती है 10√2। तुम भी कहा करो। डिस्टेंस की अगर बात करो बेटा, तो डिस्टेंस जो है वो कैसे लिखा जाएगा? डिस्टेंस इज सिंपली द पाथ लेंथ। एक्स एक्सिस के लोग कितना चला 8, वाई के लोग कितना चला 6, ऊपर कितना चला 10। तो टोटल कितना चला 8 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज 24। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आएगा बेटा 10√2, एंड डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आपके पास 24। देखो बेटा आप क्वेश्चंस में जो है वो छोटी मोटी गलतियां ना करें। इन गलतियों को सुधारना हमारा लक्ष्य है। आप जो है वो थोड़ा सा अवेयर रहें। या तो आपको जोड़ बाकी आते नहीं है या आप गलत करते रहते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं थी। एक और छोटा सा सवाल लिखता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। मैं बोलता हूं इफ ए पार्टिकल, एक और छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट फटाफट से जो है वो पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेंगे और उसके बाद जो है वो उसे सोल्व करेंगे। बोला गया कि इफ ए पार्टिकल मूव ए डिस्टेंस ऑफ, इफ ए पार्टिकल मूव ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर in the direction of 53 degree north of east. After this, particle move in vertical direction and travel 8 meter distance. Then find
its total displacement and total time and total distance. इस केस में इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा और इसके द्वारा ट्रेवल टोटल डिस्टेंस क्या होगी। बेटा पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन का डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो मैं प्रोमिस देगा या मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। बस आप डायग्राम थोड़ा सा जो है वो एकदम करेक्ट करेक्ट बनाएं, फटाफट से जो है वो इसको सोल्व करने जाएंगे और सबसे पहले एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में जो है वो आपको बोला गया है कि 10 मीटर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ 53 नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया है। ओहो, डिस्टेंस जो आएगी वो तो कितनी आ जाएगी, पाथ लेंथ की इक्वल आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज 10 तो नहीं होगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। आपको लगेगा एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी लिखा जा सकता है। गलत है बेटा, दोबारा से कैलकुलेशन सही करो। फटाफट फटाफट से सोल्व करो बेटा। सही डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही डायग्राम बनाया तो डेफिनेटली आप इसे सही सोल्व कर पाएंगे। वंशिका आप भी आंसर बताएं जल्दी से। पीछे रह जाते हैं आप, लेट आते हैं क्लास में, आपकी तबीयत खराब हो गई है आज, ऐसा क्या। बेटा आपके दोनों ही आंसर गलत हैं। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले एक बार के लिए क्या आंसर है, फटाफट फटाफट से देखो। एक बार के लिए बेटा इसको जो है वो क्वेश्चन को देख के और क्वेश्चन को जो है वो पढ़ के आपको क्या समझ आया वो समझें। देखो इधर एक बार इधर देखो, इधर 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 सामने देखो सभी लोग। एक बार के लिए छोड़ दो अपने जो भी काम आप कर रहे हो, एक बार जो है वो स्क्रीन पर ध्यान देंगे और इधर देखेंगे। ये बोल रहा है कि इफ ए पार्टिकल मूव ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 53 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ये मेजर कहां से करनी है, ईस्ट से। किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। कितना एंगल, 53। तो ऐसे केस में जो है वो सबसे पहले अगर मैं बेटा इसको ड्रॉ करने जाऊं तो ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। अगर हम बेटा एक प्लेन के अंदर सारी की सारी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक प्लेन के अंदर सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। एक बार के लिए इधर ध्यान देंगे सभी लोग। हमारे पास जो है वो ये एक हमने जो है वो सबसे पहले इस तरीके से दो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है। हमें बोला गया है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब हम ईस्ट से एंगल मेजर करेंगे। ऑफ ईस्ट बोला है मतलब जो एंगल का मेजरमेंट है वो डेफिनेटली कहां से होगा, ईस्ट से होगा। और कितना एंगल बोला है, 53 डिग्री बोला है। कितनी डिस्टेंस गया बेटा, 10 मीटर गया। इसके बाद क्या करा, इसके बाद यहां से वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड गया मतलब ऊपर की ओर चला गया। कितना ऊपर की ओर गया, 8 मीटर गया। ऐसा ही दे रखा था क्या, क्वेश्चन में हमें यही मेंशन था कि पहले जो है वो 10 मीटर चला गया और उसके बाद ऊपर की ओर कितना चला गया, 8 मीटर चला गया। राशि 8 मीटर ही लिख रखा था क्या।
अब इधर के लिए एक बार के लिए देखना, अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई। अब ये जो क्वेश्चन का जो है वो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि क्वेश्चन जो वो इस तरीके का दिया गया है। हमें बोला गया है कि 10 मीटर जाता है और कौन से डायरेक्शन के अलोंग जाता है, 53 नॉर्थ ऑफ ईस्ट के अलोंग जाता है, और फिर वर्टिकल अपवार्ड जाता है कितना, 8 मीटर जाता है। तो ऐसे केस में जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करूं बेटा, सबसे पहले मैं इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं। तो मैं इधर 10 का कंपोनेंट लूंगा तो यह आएगा 10 कोस 53। 53 कितना होता है, कोस 53 की वैल्यू होती है बेटा 3/5। सिंप्लीफाई करा तो ये वैल्यू आ गई 6, और ये वाली वैल्यू आई कितनी, 10 साइन 53। साइन 53 होता है 4/5, तो ये वैल्यू आ गई 4/5 से सोल्व करते ही 8। मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, 6,8। अच्छा जी, पार्टिकल फिर इसके बाद किधर गया, ऊपर वर्टिकली अपवार्ड गया, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलता है, जेड कोऑर्डिनेट बदलता है। और जब जेड कोऑर्डिनेट बदलेगा तो ऐसे केस में जब इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,8,8। जब आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 164 मीटर। तो डेफिनेटली जो डिस्प्लेसमेंट है वो 164 है, और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट ही, पाथ लेंथ इनिशियली 10 मीटर तो यहाँ चला, फिर उसके बाद 8 यहाँ चला, तो यहाँ जो पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस के इक्वल है, और डिस्टेंस जो है वो अपने पास 10 प्लस 8 दैट इज 18 है। तो हमने जो है वो इसकी डिस्टेंस भी लिख दी और इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया। यही आएगा आंसर। वंशिका समझ आ गया क्या? बोलो बोलो। बेटा बाकी लोग जो है वो चैट में कुछ कुछ चैट के अंदर कुछ कुछ रिप्लाई करते रहते हैं, आप भी थोड़ा सा जो है वो हैबिचुअल हो जाओ। समझ आ गया क्या? यस सर। तो मैं ये इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, जब डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऐसा कुछ दे रखा हो तो सोल्व किया जा सकता है। तो चलो जी, अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं, कुछ आगे की पढ़ाई करते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। राशि, क्या आपको इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी? क्या आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी क्या? चलो कोई नहीं बेटा, आपका जो भी डाउट हो वो मुझे आप शेयर कर देना। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है वो इस तरीके से सोल्व किया जाता है, हमने थोड़ा सा सीखा। अब जो है वो बेटा हम हमारी क्लास को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम पर इक्वेशन ऑफ मोशन तक का जो पॉइंट है, जिसके अंदर हमने बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है, और इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इजीली जो है वो फटाफट फटाफट फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को इन टर्म्स, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रिलेशन बने थे, v बराबर u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा गया था। बेटा यहाँ पर ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरीके से हमने nth सेकंड के लिए भी लिखा था, वो होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का एक रिलेशन बनता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, u प्लस वी बाई टू, वेयर v इज द फाइनल एंड u इज द इनिशियल। अब मैं जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगला जो है वो एक छोटा सा पॉइंट, कई जगह बेटा हमें इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनमें हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस या रिएक्शन टाइम के बारे में बात की गई होती है। देखो बेटा, एक छोटी सी सिचुएशन समझना। सपोज दैट आप कोई एक व्हीकल जो है उसे ड्राइव कर रहे हैं, और व्हीकल ड्राइव करते टाइम आपने देखा कि सामने से जो है वो
जब आप व्हीकल ड्राइव कर रहे थे तो आपने देखा कि सामने जो है वो कोई एक यहाँ पर कोई भी जानवर या कोई भी आपके सामने जो है वो आ गया, लाइक यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो है वो खेल रहा है, तो आपने देखा, पहले आपने इसको देखा, फिर देखने के बाद आपने जो है वो एक्शन लिया, आपने एक्शन लिया तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आप ब्रेक अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उस टाइम को ही हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। थोड़ा सा देखना बेटा, एक छोटी सी सिचुएशन को समझना कि जब हमने उसको देखा, देखने के बाद हमने जो है वो हमारे दिमाग में बात प्रोसेस करी, हमने सोचा कि अभी हमें ब्रेक लगाना चाहिए, और फिर हमने ब्रेक अप्लाई करा, तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम या जो रिएक्शन टाइम होता है, उस रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा था उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं करा है। तो रिएक्शन टाइम की ड्यूरेशन में जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि किसी एक व्यक्ति का जो रिएक्शन टाइम है वो 0.1 सेकेंड है, या किसी एक व्यक्ति का जो रिएक्शन टाइम है वो 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड तक जो व्हीकल है वो व्हीकल कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसका रिएक्शन टाइम या जो रिएक्शन टाइम है उसका मतलब ये है कि उसने चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करने और ऑब्जर्वेशन के बीच का जो टाइम है उसे हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है या जो व्हीकल है, उस व्हीकल का मोशन कैसा होगा, उस व्हीकल का मोशन होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। वो व्हीकल अभी तक कोई भी प्रकार का ब्रेक एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अगर वो व्हीकल कोई भी प्रकार का ब्रेक एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अगर कोई भी ब्रेक एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में हमेशा और हमेशा जो भी व्हीकल है वो कैसे चलेगा, वो व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। आफ्टर रिएक्शन टाइम क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन टाइम उस पर ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, और ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, उसका रिटार्डिंग मोशन होगा। और रिटार्डिंग मोशन होगा तो ऐसे केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, और फाइनली ये जाकर रुक जाएगा, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। ये इसका v इनिशियल वेलोसिटी हमने जूम कर लिया v है, और फाइनली स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी बन गई 0। अब बेटा हम लोग जो जब भी बात करते हैं ब्रेक की, तो ब्रेक के द्वारा जो प्रोड्यूस रिटार्डेशन है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट माना जाता है। ब्रेक का जो रिटार्डेशन है उसको अगर हम कांस्टेंट एज्यूम कर लें, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ब्रेक का जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, और ब्रेक का अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो यहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। अब देखो यहां पीछे की ओर रिटार्डेशन लगा, ए इनिशियल वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी है 0, और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी इस डिस्टेंस को मान लेता हूं d। अगर हमें इन सब का रिलेशन लिखना है तो हम इनके लिए एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में जो है वो ये सारी की सारी बातों को रिकॉल करेंगे। क्या कि हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, पहला एक फिजिकल क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी है, रिटार्डेशन है, और क्या है, और डिस्टेंस है। ये चारों की चारों क्वांटिटी कौन सी इक्वेशन में आती हैं, ये एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस रिटार्डेशन के लिए आया है, और v फाइनल तो 0 बन गया, इनिशियल v था, तो ऐसे केस में v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2as। तो स्टॉपिंग जो डिस्टेंस होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस d की जो वैल्यू आएगी बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस d की जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है d बराबर आता है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, where 2a is the constant, where a is the constant retardation and v is the current velocity of the vehicle, then stopping distance is proportional to v square या v square, इसकी जो स्पीड होगी उस स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सवाल आपको जो वो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, देखो बेटा मैं आपको फिर से एक छोटी सी चीज, मैंने आप जो मेरे से पहले से जो पढ़े हैं या वंशिका, आप एक बार के लिए इधर देखना, एक छोटी सी चीज समझना। हमारे पास जब भी कोई फॉर्मूला हमें दिया होता है तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने बोला कि v स्क्वायर बराबर आएगा 2ad, वेयर d इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, और
ये हमारे पास जो है उसकी करंट स्पीड है, ये उसका रिटार्डेशन है। तो ऐसे केस में जो है वो बेटा आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। इनिशियल स्पीड आपको दे दी, रिटार्डेशन दे दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि अगर स्पीड जो है वो v है तो डिस्टेंस d है, अगर स्पीड को 2v कर देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर रिटार्डेशन जो है वो ब्रेक के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला रिटार्डेशन को डबल कर दिया जाए तो स्पीड डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि v को कांस्टेंट रखा, और ऐसे केस में अगर हम लोगों ने रिटार्डेशन a को 2a में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ जी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिटार्डेशन। व्हेन वी इंक्रीज द रिटार्डेशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस गेट डिक्रीज। और हम लोगों ने बोला कि व्हेन वी डबल द रिटार्डेशन देन स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम हाफ। तो यहाँ पर जो नई स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी वो d/2 हो जाएगी। तो एक फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमें हमारे दिमाग में सोचने आने चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है d बराबर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। बिल्कुल, हमारे पास फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए लिखा गया वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ऐसे केस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है वो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर दे और स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू पूछे, हो सकता है वेलोसिटी की वैल्यू दे दे, रिटार्डेशन की वैल्यू दे दे, स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू पूछे। और क्या पूछ सकता है, हो सकता है आपको एक वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दे दे और दूसरी वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस पूछ ले। हो सकता है एक एक्सेलेरेशन के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आपको दे दे, या एक रिटार्डेशन के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दे दे, दूसरे रिटार्डेशन के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आपसे पूछ ले। यही सारी की सारी वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, और इन क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको सबसे अच्छे से जो क्लियर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। रिएक्शन टाइम की जब भी हम बात करते हैं बेटा, तो रिएक्शन टाइम हमेशा और हमेशा वो टाइम है जिस ड्यूरेशन में मैंने कोई एक्शन करा, या मैंने कोई ऑब्जर्वेशन देखी, या मैंने किसी कोई ऑब्जर्वेशन करी, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने जो है वो एक एक्शन लिया। तो कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मैंने ऑब्जर्व करने के बाद जितनी देर में वो रिएक्शन लिया, वो या जितनी देर में मैंने जो भी एक्शन करा उसमें जो टाइम स्पेंड करा वो रिएक्शन टाइम होता है। और रिएक्शन टाइम की ड्यूरेशन में जो व्हीकल होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ब्रेक अप्लाई नहीं करा है। ये बात तो समझ आई क्या बेटा। अब हम जो है वो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो है वो इस पर सोल्व करेंगे। काफी सारी बातें हमने पढ़ डाली हैं, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है। फटाफट से जो है वो स्क्रीन पर क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और उनका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है कि ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर is brought to rest within uh, a distance of 200 meter, then what is the retardation of the car assumed uniform, and how long does it take for the car stop। बेटा सबसे पहले आप जो है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को जो है वो एक बार जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको छुपा लेता हूं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। आपको सबसे पहले जो है वो कार की इनिशियल स्पीड दे रखी है और कार के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दे रखी है। आपसे रिटार्डेशन पूछा है। मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि आपसे जो है वो कोई भी क्वांटिटी देखिए, कोई भी क्वांटिटी पूछे आप फटाफट सोल्व कर देंगे। तो देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। आगे की क्वेश्चन जो है वो हम एक्सरसाइज में सोल्व करने जाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ इनिशियल स्पीड दे रखी थी 126 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं स्पीड को जो है वो मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ 7 आएगा, और 7 इंटू 5 ये बनेगा 35
मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो स्पीड आएगी वो 35 मीटर पर सेकेंड आएगी। उसके बाद हमें बोला कि कितनी डिस्टेंस में रेस्ट में लाना है, 200 मीटर की डिस्टेंस में रेस्ट में लाना है। मतलब जो कार है वो इनिशियली 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई और हमें डिस्टेंस जो है वो 200 दे रखा है, हमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0, दैट मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस कितना है बेटा 200। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ए की वैल्यू आएगी 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। जब आप इसे सोल्व कर देंगे बेटा तो आपके पास जो रिटार्डेशन आएगा उस रिटार्डेशन की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 3.06। माइनस यही बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, एक्सेलेरेशन का अपोजिट है। फिर उसके बाद जो है वो रिटार्डेशन हमें मिल गया। अब हमें पूछा गया कि कितना टाइम लगा कार को रोकने में। कार को रोकने में अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो ऐसे केस में हमें ए पता चल गया, हमें वी पता है, हमें वी फाइनल पता है, वी इनिशियल पता है, तो टी कैलकुलेट करना है तो कौन सी इक्वेशन को यूज करा जाए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर यूज करा। हम लोगों ने बोला कि v इज सिंपली रिटन एज v नोट प्लस ए टी। v कितना 0 और a कितना वी नोट कितना 35 माइनस ए की वैल्यू ये वाली आई थी, टी की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास टाइम आ गया। बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे। बेटा एक बार के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और किसी को कोई भी तकलीफ है तो मुझे फटाफट से अपना हैंड राइज करके पूछ लेंगे, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक और छोटा सा सवाल है, इस सवाल को जो है वो देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से बेटा पढ़ना है। अगले क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ट्रेन passes successive kilometer stone with a speed of 18 kilometer per hour and 27 kilometer per hour respectively. What will be its speed be at next kilometer stone, and how long did it take to cover these 2 kilometers? पहले एक बार के लिए क्वेश्चन को रीड कर लें, क्वेश्चन को पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में बोला गया कि इनिशियल स्पीड थी 18, जैसे ही उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चली तो स्पीड हो गई 27। फिर हमें बोला कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी। फिर हमें ये भी पूछा गया कि इन दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा होगा, या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा होगा। तो एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ लिया, ध्यान से दोबारा से पढ़ ले। एक बार थोड़ा सा बेटा पेन चलाएं, थोड़ा सा दिमाग भी अपना चला लें। नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कोई मुश्किल गेम नहीं है। एक बार के लिए जो है वो अपना माइंड यूज करेंगे तो हम इसे जो है वो सिंप्लीफाई भी कर पाएंगे। देखो बेटा कैसे सोल्व करूंगा, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने देखा कि ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ट्रेन passes successive kilometer with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर एंड 27 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा जब हमें किलोमीटर पर आवर में ये दे रखा है और किलोमीटर में ही हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो हम क्यों ना इसको किलोमीटर में ही सोल्व कर लें। बाकी यहाँ पर जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में लिखा है, तो किलोमीटर में मैं एक बार सोल्व कर लेता हूं। पहले मैंने बोला कि हमारे पास इनिशियल जो स्पीड है वो कितना है 18, फाइनल स्पीड कितना हो गया 27। मतलब यहां से जब ट्रेन गुजरी थी या ट्रेन का इंजन जब यहां से पास हुआ था तो इसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर से जब ये 1 किलोमीटर बाद जब ये पास हुआ तो इसकी स्पीड हो गई 27 किलोमीटर पर आवर, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बेटा 1 किलोमीटर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो मैं सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूछा गया है कि नेक्स्ट किलोमीटर के बाद या नेक्स्ट 1 किलोमीटर के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड बताने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अगर इसका एक्सेलरेशन पता करना है तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। मतलब चारों क्वांटिटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और लिखेंगे वी फाइनल का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
यहाँ पर v फाइनल है 27, इसका स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 18 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a। कैलकुलेट करना है s कितना 1 किलोमीटर। सोल्व करो तो बेटा इसको आप थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 27 का स्क्वायर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करेंगे। जब a प्लस बी करूंगा तो देखो ये वैल्यू बनेगी 35 और इंटू फिर a माइनस बी करूंगा तो ये बनेगी 9 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर दूंगा तो एक्सेलेरेशन a आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ जो एक्सेलेरेशन आएगा उसकी यूनिट आएगी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एज इट इज ये वाला आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूज करके हम नेक्स्ट 1 किलोमीटर बाद इसकी स्पीड भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो बेटा, सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया था 0.0156 मीटर पर सेकेंड। फिर इस एक्सेलरेशन को यूज करके हम लोग जो है वो अब नेक्स्ट 1 किलोमीटर बाद इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर बाद इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ax लिखा गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इसने बेटा पहले मीटर पर सेकेंड में लिख लिया, तो ये 27 को बोल रहा है 7.5 प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन a इंटू नेक्स्ट 1000 मीटर और सोल्व कर दिया तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो यहां से हम जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे, इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। पहले स्टेप में हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और उस एक्सेलरेशन से हमने आगे की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। फिर उसके बाद बोला गया कि ये जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल जो 2 किलोमीटर की जर्नी है, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, 2 किलोमीटर के बाद फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई, हमें इस जर्नी का एक्सेलरेशन भी पता है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो ऐसे केस में t बराबर आएगा v माइनस यू डिवाइड बाई a और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टाइम t की वैल्यू आ जाएगी। एक बार के लिए बेटा इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी तकलीफ है तो मुझसे बात कर सकते हैं, हो जाएगा ना इस तरीके का क्वेश्चन। इसके बाद जो है वो एक और छोटा सा सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, कह रहा है कि ए मोटरिस्ट विल while driving at a speed of 72 kilometer per hour seen a boy standing on the road at a distance of 52 meter. He applied the brake and stopped his car at a distance of 2 meter from the boy. Find the acceleration caused due to the application of brake and find the acceleration caused due to the application of brake and time taken by the car to या टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। देखो बेटा, सबसे पहले एक बार के लिए समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो कार है उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी, कार की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। कार यहां जाकर रुक गई और यहां कोई लड़का खड़ा था, उस लड़के को बचाना था। उस लड़के से कितनी डिस्टेंस पर रुक गई, 2 मीटर की डिस्टेंस पर। इनिशियली जब हमने लड़के को देखा तो लड़के की डिस्टेंस कितनी थी, 52 मीटर। मतलब डेफिनेटली कार कितनी डिस्टेंस में रुकी है, 50 मीटर की डिस्टेंस में कार रुक गई है। इनिशियली कितनी स्पीड दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं तो क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे केस में जो इसकी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0 आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल भी पता है, डिस्टेंस भी पता है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा और लिखूंगा, यानी 0 का स्क्वायर बराबर होगा कितना, 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस की वैल्यू 50। सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी
फोर, और वो भी कैसा, माइनस का। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है। अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगा कार को रुकने में। कार को रुकने का अगर टाइम बताना है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, अब रिटार्डेशन भी पता चल गया और टाइम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे इनिशियल स्पीड था 20, 20 माइनस 4 इंटू टी बराबर फाइनल होना चाहिए 0। u प्लस 80 यूज करा है, तो v बराबर u प्लस 80 से इसको सोल्व करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड। मतलब डेफिनेटली कार जो है वो कितने टाइम में रुक गई होगी, 5 सेकेंड में रुक गई होगी। यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या बेटा? इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड इज ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग सेकंड सेकंड ऑफ हिज जर्नी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इफ इट्स एक्सेलेरेशन इज 3। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हम करते चलेंगे। हमें बोला गया कि फोर्थ सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो डबल है किसका, सेकंड सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का। मतलब एस फोर्थ जो है वो ट्वाइस है एस सेकंड का। और एस फोर्थ जब लिखूं तो कैसे लिखूं, लिखा जाता है u प्लस ए कितना, ए की अगर बात करूं तो ए की वैल्यू दे रखी थी 3/2 इंटू 2 इंटू n-1, यानी 2 इंटू 4 - 1, ये लिखा जाएगा। बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ, अगली बार लिखूं तो एस सेकंड क्या लिखूंगा बेटा, फॉर्मूला होता है u प्लस a/2, यानी 3/2 इंटू 2n-1, यानी 2 इंटू 2 - 1। तो हमने जो है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सी बात करी। हमने सबसे पहले बोल दिया कि फोर्थ सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है, जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था ना वैसा वैसा ही हमने यहाँ पर करा। हमें बोला गया था कि फोर्थ सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस सेकंड सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का डबल है। फोर्थ सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कैसे लिखूंगा, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2, a इज 3/2 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू 4 - 1, बराबर क्या आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ, अंदर क्या लिखूंगा, u प्लस a यानी 3/2 इंटू 2 इंटू 2 - 1 और ब्रेकेट क्लोज। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी u प्लस, यहां से देखो कितना बनेगा, यहां से बनेगा 8 - 1 यानी 7, 7 इंटू 3 यानी 21/2, बराबर आ जाएगा कितना, 2u प्लस, ये देखो कितना आएगा, ये वैल्यू बनेगी 4, 4 - 1 यानी 3, 3 इंटू 3 यानी 9, और 9 इंटू 2 करूंगा तो 18, तो 18/2 आ जाएगी। सोल्व कर देंगे बेटा, एक u से एक u तो गायब हो गया, उसको उठा के उधर ले जाओ तो u बराबर आ जाएगा 3/2, मीन्स दैट u इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक बहुत ही छोटा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हमने इसको भी कंप्लीट करा। इसमें तो किसी को कोई दुख दर्द नहीं है ना बेटा? हेलो हेलो राशि, आपको समझ आ गया ना? वंशिका, आपको भी क्लियर हो गया क्या? ये जो क्वेश्चन करे हैं वो क्लियर हैं सारे के सारे? ऐसे क्वेश्चन जो है वो इनका सॉल्यूशन बेटा आपकी जो थ्योरी वाली बुक है काइनेमेटिक्स की उसमें आपको मिल जाएगा। आप यस। ओके बेटा, आपके जो है वो ये सारे के सारे सॉल्यूशन है आपको बेटा थ्योरी वाली जो बुक है उसमें एज इट इज ऐसे कैसे ही लिखे हुए हैं। एक बार हमने इनको सोल्व कर दिया, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे के पॉइंट्स पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है बेटा, इसी चैप्टर का एक और पार्ट आता है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये बहुत अच्छा सा शानदार सा पार्ट है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। बहुत यूजफुल भी है, बहुत सारी जगह इसको यूज करता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो, या मेजरली जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो बहुत सिंपल सा है। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का मोशन किस ग्रेविटेशनल फोर्स की इंफ्लुएंस में हो रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इंफ्लुएंस में मोशन कर रहा हो। लाइक अगर बेटा मैं इस पेन को यहाँ रख दूंगा तो ये पेन यहाँ नहीं रुकेगा, ये नीचे चला जाएगा। और किसकी इंफ्लुएंस में मोशन करने लगेगा, मैंने तो इसको यहाँ रखा लेकिन ये अपने आप नीचे जाने लगेगा, किसकी वजह से जाने लगेगा,
ग्रेविटी की वजह से। तो इस पर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहली पॉइंट यही कहता है कि मोशन अंडर द ग्रेविटी मींस एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन इन स्पेस अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अलोन। एक केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका मोशन जो है वो कहलाता है मोशन अंडर द ग्रेविटी। अगर बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो देखना इधर एक बार के लिए, अगर मैं इस पेन को यहां से रिलीज करूंगा तो डेफिनेटली ये पेन इस तरीके की एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देता हूं तो भी वो ऐसे केस में डेफिनेटली जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए ही मोशन करेगा। तो सेकेंड लाइन में कहता है कि मोशन अंडर द ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन बी यूज विच आर v इक्वल टू दिस एंड u इक्वल टू दिस एंड v स्क्वायर इक्वल टू दिस। मतलब इतनी सी बात है कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है और इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। अगर बेटा छोटी हाइट के लिए, छोटी हाइट मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, आपको पता है ना रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर होता है। इसके कंपेरिजन में जब भी आप 500 मीटर की बात करते हो, जब आप बात करते हो 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर का कोई वजूद नहीं है। तो जिन ऑब्जेक्ट को स्मॉल हाइट लाइक 100 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इन हाइट से जितने भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करा जाता है उनके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक्सेलरेशन जी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि 500 इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हाइट नेग्लिजिबल होती है तो हम एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो बेटा कुछ छोटी छोटी बातें और हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हम लोगों को बाद में बोला गया है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड सीजीएस में इसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और वैल्यू हमें याद रखनी होती है बेटा एफपीएस सिस्टम में, वो होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, बार बार अपन को जो है वो बार बार जो है वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो फीट की टर्म्स में दे देता है। जब फीट, पाउंड और सेकंड की टर्म्स में वैल्यू देता है तो एफपीएस सिस्टम वैलिड होता है, और एफपीएस सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम जो होता है वो 9.8 होता है, और सीजीएस सिस्टम में जो होता है वो 980 मीटर 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में देखो क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड और डाउनवर्ड, in both cases the same acceleration g will be experienced by the object which act downward direction। ये कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर प्रोजेक्ट करें चाहे हम ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें, ऐसे केस में अगर इसको ऊपर प्रोजेक्ट करा है तब भी इस पर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगेगा, और जब इसको नीचे प्रोजेक्ट करा है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर नीचे ही लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। फिर बोलता है कि फिफ्थ स्टेटमेंट में देखो क्या कहता है, कहता है कि हेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इन ए रियल एक्सपेरिमेंट एयर रेजिस्टेंस कांट बी नेग्लेक्टेड। मतलब हम यहाँ पर जब भी सवाल करने जाएंगे तो हम जो है वो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल लाइफ के अंदर जो है वो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब देखो बेटा इसके बाद कुछ छोटे छोटे केस बना के इनको दो अलग अलग बातों करी। पहला केस बनाया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका यू स्पीड से, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा जी, तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, फटाफट फटाफट इधर देखेंगे। अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूं और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी, और ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। देखो बेटा जहां भी टर्निंग पॉइंट होता है ना, जहां से भी पार्टिकल अपने मोशन का पाथ जो है या अपने मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है ना, वहां पक्का वेलोसिटी क्या हुई होगी, जीरो। तो एक पार्टिकल है उसको
को हमने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करा, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उस पर नीचे की तरफ एक रिटार्डेशन जी लग रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड डिक्रीज होते जा रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज होते 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 वो फाइनली मैक्सिमम जब हाइट पर पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट वो हाइट है जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। तो हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट जो होती है वो हाइट होती है जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अच्छा, इनिशियल स्पीड कितना था, यू। अच्छा जी, अब एक बार के लिए देखना बेटा, इधर छोटी छोटी बातें। हमने बोला कि इनिशियली हमने एक पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करा और इस पर रिटार्डेशन लगा जी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। इस केस में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो एच मैक्स करी। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी? एच मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा। मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों यूज करा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रिटार्डेशन है, तो 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। तो ऐसे केस में जब आप एच मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एच मैक्स इज सिंपली रिटन एच यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब देखो बेटा, यहाँ मैक्सिमम हाइट जो आती है ना, वो आती है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है स्टॉपिंग डिस्टेंस के। जैसा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता था यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, वैसा ही मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अगर मैं यहां से भी कुछ क्वेश्चंस की बात करना चाहूं तो आपको वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पार्टिकल को 10 मीटर की स्पीड से फेंका तो उसकी हाइट आई ये। आपको बोला कि एक पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करा, तो ऐसे केस में उस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल्ड मैक्सिमम हाइट या उस पार्टिकल के द्वारा अचीव्ड मैक्सिमम हाइट जो है वो 5 मीटर है। तो अगर मैं उसको 20 से करूंगा तो कितना होगा? स्पीड को डबल कर दिया, हाइट जो है वो 4 टाइम हो जाएगी, यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपसे छोटे 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 क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस पर, तो वो मैक्सिमम हाइट गेन करता है 5, और अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को मून सरफेस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मून सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो g/6 हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं मून सरफेस पर ये g/6, यानी मतलब अपने पास एक्सेलेरेशन रिड्यूस हो गया है, तो ऐसे केस में हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 30। तो अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो अर्थ सरफेस पर इसके द्वारा अचीव्ड हाइट 5 मीटर होती है। मून सरफेस पर यह हाइट जो है वो कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। क्यों? क्योंकि मून सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है, और जब 1/6 होगा तो ऐसे केस में जो अपने पास हाइट है वो 6 टाइम हो जाएगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना बेटा, ये बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। अब देखो, यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं हम लोग। जब हमने इस पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करा तो पार्टिकल ऐसे गया था। जब ये पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है तो ये जो इसकी जर्नी है वो असेंडिंग जर्नी है, और जब ये वापस आएगा तो वो इसकी जर्नी क्या कहलाएगी? डिसेंडिंग जर्नी। अगर मैं टाइम ऑफ असेंड कैलकुलेट करना चाहूं तो टाइम ऑफ असेंड देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखना बेटा इधर एक बार के लिए छोटी छोटी बातें दोबारा से। हमने ये तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करके उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बात करी। अब दोबारा से इधर ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने यू स्पीड से प्रोजेक्ट करा था, तो ऐसे केस में ये मैक्सिमम हाइट पर गया, और मैक्सिमम हाइट वो हाइट है जहां पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस पार्टिकल पर रेटे की तरफ रिटार्डेशन लग रहा था जी। ऐसे केस में इस पार्टिकल के द्वारा अटेंड मैक्सिमम हाइट जो है वो आई थी बेटा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अगर मैं इस पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ असेंड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टाइम ऑफ असेंड देखो कितना आएगा? इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो बराबर u माइनस g इंटू टी। सोल्व करा तो टाइम ऑफ असेंड बराबर आ गया u बाई जी। मतलब डेफिनेटली यहां से पार्टिकल को अपर मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? u बाई जी। अब देखो बेटा टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करता हूं। यहां से पार्टिकल को हमने छोड़ा, या यहां से पार्टिकल जब वापस आने लगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखो बेटा, इसकी टाइम ऑफ असेंड में या असेंडिंग जर्नी में जो फाइनल पॉइंट है वो डिसेंडिंग जर्नी के लिए क्या बनेगा? इनिशियल पॉइंट बनेगा। मतलब ये वाली जो है इस डिसेंडिंग जर्नी के लिए ये वेलोसिटी होगी इनिशियल। क्या डिसेंडिंग जर्नी में हमें फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं। हमें डिसेंडिंग जर्नी में डिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है। हमें डिस्टेंस डिसेंडिंग जर्नी के लिए
इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, और एक्सेलरेशन भी पता है, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ डिसेंट अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं बेटा कौन सी इक्वेशन को यूज करूंगा? मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी, मुझे पता है डिस्टेंस, मुझे पता है एक्सेलरेशन, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। तो u तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और इधर से आएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी बराबर, यहां से बनेगा 1/2 जी टी स्क्वायर, 2 से 2 तो गया। आपने टी डिसेंड की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो भी कितनी आई, u बाई जी। देखो बेटा, डिसेंडिंग टाइम भी u बाई जी है और असेंडिंग टाइम भी u बाई जी है, मतलब जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। कोई भी एक बॉल को अगर हम वर्टिकली अपवार्ड थ्रो करते हैं तो उस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है या मैक्सिमम हाइट तक राइज होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से वापस आने में लगेगा। और ऐसे केस में अगर इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी असेंड प्लस टी डिसेंड। असेंड टाइम जो है वो u बाई जी है, डिसेंड टाइम भी u बाई जी है, तो टोटल टाइम लगेगा 2u बाई जी। इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u बाई जी है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिंपली द टाइम आफ्टर विच द बॉल रीच द इनिशियल पोजीशन। अगर ये बॉल जो है इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा और वापस ये उसी पोजीशन पर आ जाती है जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट करा था, वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, और वो कितना होगा? 2u बाई जी होगा। अब इस टाइम हमें मिल गया, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। अगर हम यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो डिसेंडिंग जर्नी में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वी फाइनल बराबर कैसे कैलकुलेट करूंगा? हमें टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस एक्सेलेरेशन जी इंटू टू यू बाई, सॉरी, अपने पास टाइम ऑफ डिसेंड था वो कितना था? u बाई जी, तो u बाई जी जैसे ही आपने u बाई जी पुट करा, सोल्व करा, तो g से g कट गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? u के इक्वल आ गई। मतलब जितनी स्पीड से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा था ना, उतनी ही स्पीड से वो वापस आ जाता है। कुछ बातें आपको समझ आई क्या बेटा? ये मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ बातें हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में हम लोगों ने छोटी छोटी बातें बोली हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग बोलते हैं कि हमेशा और हमेशा पार्टिकल पर एक ही एक्सेलेरेशन लगता है और वो लगता है जी, और वो किधर की ओर लगता है? डाउनवर्ड लगता है। हम लोगों ने ये भी बोला कि पार्टिकल की जहां मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम रिच्ड हाइट जो होगी वो यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी होगी। हम लोगों ने बोला कि जो ऊपर जाने की जर्नी है वो असेंडिंग जर्नी है, नीचे आने की जो जर्नी है वो डिसेंडिंग जर्नी है। टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों ही बराबर होते हैं। हमने ये बात अच्छे से क्लियर कर ली। हम लोगों ने ये भी क्लियर करा कि जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा था वापस ग्राउंड पर उतनी ही वेलोसिटी से पहुंच जाएगा। तो कुछ छोटी 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 बातें जो है बेटा उनको एक बार दोबारा से कंपाइल करके हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करा कि मोशन अंडर द ग्रेविटी में जो जाने की जर्नी है और आने की जर्नी है उसके लिए क्या क्या बातें होती हैं, टाइम ऑफ असेंड क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंड क्या होता है। अब थोड़ा सा जो है वो इसको आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास जो केसेस हैं, सेकंड केस जो हम लेते हैं, सेकंड केस जब हम बात करते हैं तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अब ये सारे की सारी बातें तो हम कर चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ए player throw a ball upward with initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during upward motion of the ball? क्या बच्चों जैसा सवाल है, बहुत सिंपल है कि मोशन एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा और हमेशा किधर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलेरेशन तो उतना ही रहता है, कितना रहेगा? जी रहेगा, बट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखो बेटा, कभी भी ये गलती मत करना। आपको बोला गया है हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन, अरे भाई ये जाता जा रहा, 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 हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? जी लग रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन कितना होता है? जी ही होता है। तो यहाँ 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 आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर जी एक्ट करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि हर एक पॉइंट पर जो इस पर एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा? जी लगेगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सी जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कहता है टू व्हाट हाइट डज द बॉल रीच एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। तो सीधी सी बात है, रिटर्न टू प्लेयर हैंड मतलब
टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी। जी का वैल्यू लेना है 9.8, तो ये आएगा 2 × 29.4 डिवाइड बाई जी यानी 9.8। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा टाइम का। टाइम की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो, या टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, इसको 3 तो ये आएगा अराउंड 6। हमारे पास जो है वो टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। उसके बाद जो है वो हमें बोला गया कि कितनी हाइट तक जाएगा। ओहो, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ओहो, यू कितना 29.8 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। 9.8 से इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना मिलेगा 3। इसको फिर फर्दर सोल्व कर देंगे तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो 39.6 मीटर हाइट आ जाएगी। अब ये कुछ मोशन अंडर द ग्रेविटी की बातें हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम और चर्चाएं भी करेंगे, वो हम अगले सेशन में रखेंगे। अभी के लिए बेटा इतना ही है। एक बार के लिए जाके इन सारी की सारी चीजों को पढ़ना है। कुछ छोटे छोटे यहाँ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना है। क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसके बाद बीच में जो है वो एक छोटा सा टेस्ट आएगा, उस टेस्ट में आपके थोड़े से नंबर आने चाहिए, या वो टेस्ट जो है उसको भी आप, या वो बिगनर बॉक्स जैसा ही है उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी इसकी सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बेटा इस मोशन अंडर द ग्रेविटी को भी एक बार रीड कर लेना है। किसी को अभी भी कोई दुख दर्द है तो मुझसे शेयर करें। हाँ राशि, कोई कंफ्यूजन? तनु, अपने कोई है क्या दुख दर्द? और बेटा वो जो संडे की छुट्टी है क्या तुम्हारी? वंशिका, तुम्हारी छुट्टी है क्या? वो हेलो, हाँ टीवी। सर वीपीटी है, उसके बाद तो नहीं, छुट्टी है उसके बाद। हाँ तो अपन संडे को अपना वो पढ़ लेंगे, क्या है उसका नाम, सेमी सेमीकंडक्टर। और अपना जो है वो वंशिका, अपनी भी जो है वो छुट्टी है क्या? तो अपन संडे को बेटा वंशिका वर्क पावर एनर्जी संडे को ही पढ़ेंगे। संडे को तुम्हारी पूरे दिन ही छुट्टी है तो संडे को बीपीटी का टाइम क्या है? सुबह का ही होगा सर, 9 से 12 कुछ। सुबह का 9 से 12 है। 9 से 12 अगर टाइम है तो ऐसे केस में हम्म, ठीक है, अपन जो है वो उसको दोपहर में पढ़ लेंगे या इवनिंग में पढ़ लेंगे। 3 बजे स्टार्ट कर लेंगे। यस तीन सर। 3 से 5 पहले वो पढ़ लेंगे। और अपना वंशिका जो है वो संडे पूरे दिन छुट्टी है तो अपन सुबह सुबह 2-3 घंटे, या सुबह सुबह जो है वो टाइम रहेगा, फ्री टाइम मिलेगा 10, मतलब मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बाकी अपन सुबह वाले शिफ्ट में जो है वो पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना? संडे को पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी बेटा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में नंबर आने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। संडे को फुल डे छुट्टी है ना बेटा? हाँ वंशिका, संडे को छुट्टी है ना फुल डे? यस सर। कोई नहीं, मैं आपको मैसेज कर दूंगा अराउंड 10 AM। सुबह सुबह तो जो है वो क्लासेज हैं 7 से 10 तक, दो क्लास जो है वो उस टाइम पर तो नहीं होगा, 10 बजे बाद रखेंगे, है ना? और 10 से 12 या 10 से 1 के बीच में अपन उसको पूरा कर लेंगे। वर्क पावर एनर्जी एक बार में ही एक शॉट में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, है ना? ओके सर। थोड़ा सा पढ़ के लेना उसको, बाकी संडे को पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। और ये काइनेमेटिक्स वेक्टर जो है वो पढ़ा, समझ आ रहा है क्या कुछ? यस सर। तो इनके बेटा क्वेश्चन विश्चन भी सोल्व कर लेना और थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।